हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 10 एसएसटी के फर्स्ट रिवीजन की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको सारे, यानी कि मैप से भी क्वेश्चन है, अभिकरण कथन से सारे क्वेश्चन में दिया गया है। और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको सीरीज ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर जो आपको अलग दिखे, लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी खुद की वीडियो में से मैंने सेलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा इसमें समय कम था, इसलिए हम ज़्यादा सही तरह से क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाए हैं। इसलिए आप क्वेश्चन सीरियल नंबर को ना ध्यान में देकर केवल क्वेश्चन को आप देखेंगे। और एक तरफ से हम फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम शुरू जब करने वाले हैं तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना है क्या कि क्वेश्चन को सीरीज नंबर नहीं देखना कि सीरियल नंबर क्या लिखा, 29 लिखा या क्या लिखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों। बस आपको देखना, क्वेश्चन देखना, उसके आंसर देखना, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्वेश्चन को सीधे पढ़ेंगे और सीधे इसका आंसर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि श्रीलंका में जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो तमिल भाषी है, यानी कि जो श्रीलंका है इसमें जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो भाग है तमिल भाषी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 18%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिए इसको, कि 1956 में जो पारित एक अधिनियम अधिनियम जो द्वारा किस भाषा को क्या है श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो ये किया गया था किसको, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगली भाषा को क्या किया गया था, यानी कि सिंगली भाषा को क्या है 1956 में पारित एक अधिनियम के द्वारा क्या है इसे श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सीमाएं किस देशों से लगती है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्जियम की जो सीमाएं किस देशों से लगती है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, इस ये जो है जर्मनी की सीमा इससे लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यानी कि सत्ता की साझेदारी है इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या ये कह लीजिए कि विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतर एवं न्यूनतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो में थोड़ा सा हम फास्ट बोले, लेकिन प्यारे बच्चों क्या करें, समय हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि उच्चतर और न्यूनतम स्तर की जो सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है इसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं ये निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, यानी कि जो श्रीलंका के जो अधिकतर जो लोग सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, यानी कि बौद्ध धर्म के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था। ये आपको ये बताना है कि श्रीलंका में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के सीरीज, यानी कि सीरियल नंबर से आपको कोई भी नहीं लेना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, केवल आपको क्वेश्चन को चेक करना है और जो हम आंसर बता रहे हैं वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, यानी कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, आपको ये पता चाहिए। तो ये क्या है, ये है ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम की भी राजधानी ब्रुसेल्स है, इसको भी देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है श्रीलंका में तमिल भाषी लोग क्या है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल भाषी लोग हैं ये निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो ये बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा जो था ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहता था, यानी कि जो फ्लेमिश क्षेत्र इसमें बेल्जियम की कितना हिस्सा रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 59%, यानी कि 59% रहते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है, यानी कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कि बेल्जियम की जो सीमा है किस देश के साथ लगती है। तो ये किसके साथ, देश के साथ लगती थी, यानी कि नीदरलैंड के साथ भी लगती है, जर्मनी के साथ, यूक्रेन, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ ये लगती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि श्रीलंका में लगभग कितने प्रतिशत जो ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग हैं जो ईसाई और तमिल दोनों भाषा को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो 7% लोग हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो बेल्जियम की राजधानी में
जो भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? ये किसकी है? फ्रेंच की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक है? बहुसंख्या का अर्थ होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ये बहुसंख्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? यानी कि अभी हमने बेल्जियम में देखा था, अब यहाँ पर श्रीलंका में पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जो आपके सिंगली भाषा के लोग हैं ये क्या है? बहुसंख्यक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? यानी ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि भारत क्या 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो ठीक एक साल बाद क्या है कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी पूरी है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण का उदाहरण है क्या है। तो इसको क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या है? सत्ता के क्षैतिज वितरण है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार ये किस प्रकार का सत्ता का जो वितरण है, तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है, यानी कि लंबवत कह लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कौन सा जो सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है? यानी आपसे पूछा कि कौन सा सत्ता का साझेदारी का रूप नहीं है। जिस क्वेश्चन में नहीं रहता है उसको अंडरलाइन करके आप देने की कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है, तो इनमें से सिर्फ तीनों है, इसलिए ऑप्शन सही जगह कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं, क्योंकि तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्यारे बच्चों आपको पता रहना चाहिए कि जो बेल्जियम है ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये यूरोप महाद्वीप में है। और अगला क्वेश्चन है, तो ये आपकी क्या है? पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट की सारी ये वीडियो थी। तो बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? तो ये आपको पता नहीं, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी तरह की जो सरकार है व्यवस्था को अपनाया गया है। तो निम्न में से वो कौन सी व्यवस्था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी सरकार को अपनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि जो स्पेशल विशेष क्षेत्र में जो पार्टियां होती हैं उनको क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, और कुछ राष्ट्रीय पार्टी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, बाकी जो तीनों ये पार्टियां हैं ये क्या है आपकी? ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी इसमें से वो आपको बताना है। तो इसकी जो राष्ट्रीय पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि बाकी जो तीन पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज से आपसे कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना आपको है कि कौन से कौन क्वेश्चन सीरीज है। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन का सीरीज उल्टा चल रहा है। तो बच्चों हमने सारे अपने क्वेश्चन जो हमने बनाया था उसमें से हमने जब उसमें से हमने जो पीडीएफ में से आपको स्क्रीनशॉट लिया है तो कुछ आगे पीछे हो गई है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन और उसके आंसर कौन से हैं। तो यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव, यानी कि आप जानते हैं कि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर टकराव हो जाता है तो किस कानून को ज़्यादा माना जाएगा, तो आपको यही इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तब क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया जो कानून है उसको ज़्यादा माना जाएगा। फिर कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है आपको ये बताना है। तो वहाँ पर ये एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, यानी कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है कि उपयुक्त सभी, क्या है उपयुक्त सभी, यानी कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो सूची में शामिल है। तो आप सभी जानते हैं कि
जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती हैं, और जो संघ सरकार है वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, और समर्थित सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों बनाती है, और अवशिष्ट सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है, यानी कि जब आपको पूछे नहीं है वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यानी कि इसमें से सभी जो है संघ सूची का विषय है, इसमें एक ऐसा है कि जो संघ सूची का विषय नहीं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वन। तो ये वन किस प्रकार का विषय है ये आपको बताना है। तो वन आपकी क्या समवर्ती सूची का विषय है, बाकी क्या है संघ सूची के विषय है, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन है कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण यानी कि फैलाना। जैसे यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से सत्ता अलग अलग जगह से अगर शासन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो ये क्या है विकेंद्रीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन कि पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में निम्न में से कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या शामिल होता है, ग्राम होता है, ब्लॉक और जिला, यानी कि 3 स्तरीय सरकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका कौन सा हिस्सा नहीं है, नगर पालिकाएँ नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है, नगर पालिका इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो अभी सभी जानते हैं कि नगर निगम के जो प्रमुख है इसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सात आकर संघ का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, इसका एग्जाम्पल पूछेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो साथ आकर संघ बनाने में जो एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया है, इसमें कौन नहीं है, तो इसमें क्या है भारत नहीं है, क्योंकि भारत क्या साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। बाकी ये जो आपको 3 है, ये 2 जो आपका है ये साथ है आकर संघ बनाने का उदाहरण है, बाकी भारत क्या साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साथ लेकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि यूएसए, क्योंकि जो भारत है, जापान है, ये साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। ये यूएस यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है ये साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि शिक्षा, वन एवं विवाह किस सूची का विषय है। तो शिक्षा, वन एवं विवाह जो ये है ये किस विषय का सूची है, ये जो आगे समवर्ती विषय का सूची है। तो इसको आप देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों के जो जो विषय है इसको आप पढ़ के जाएं। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 22 भाषाओं को क्या अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी संघवाद की विशेषता है, ये विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे पार्ट के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे आपको बताना है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की, यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, ये आपको बताना है। तो मानव विकास जो रिपोर्ट है ये तैयार कौन करता है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों जो मानव विकास यानी कि जो मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार करता है ये कौन करता है, तो ये आपका करता है यूएनडीपी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की करने के लिए निम्न में से किस देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि प्रति व्यक्ति आय की जो गणना करने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो क्या है, अमेरिका देश की मुद्रा है, नाम है डॉलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है इसके मापदंड क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपयुक्त सभी, यानी कि निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर 3 ये भी है।
जीने की जो आयु का जो जीवन प्रत्याशा ये भी है, शिशु मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय ये भी, प्रति व्यक्ति दर ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है ऑप्शन बी, यानी कि निवल उपस्थिति अनुपात ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों सभी व्यक्तियों के जो विकास का जो लक्ष्य वो अलग अलग होता है। यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात की गई है। भूमिहीन मतलब कि जो गांव में रहने वाले जो ऐसे जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और दूसरों की ज़मीनों पर मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं इनके विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो भूमिहीन किसान होते हैं वो यही चाहेगा कि उसकी जो बेहतर मजदूरी मिले, यानी कि उसको जो मजदूरी मिले वो अच्छी खासी मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं? यानी कि मानव विकास सूचकांक में हम किसकी गणना करते हैं? तो इसमें हम उपयुक्त सभी की गणना करते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय की भी करते हैं, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि किस देश की जो साक्षरता दर सबसे अधिक है राज्य की, तो वो केरल की है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी कम है तो ये बिहार की है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन की कुल राष्ट्रीय आय तथा रिक्त स्थान के भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये कुल जनसंख्या है, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का जो आधार है ये क्या है? तो ये क्या होता है? ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी होता है, लोगों के शिक्षा का स्तर भी होता है और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर भी होता है। अगला क्वेश्चन जीवन प्रत्याशा क्या, मतलब कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो जो जीवन प्रत्याशा है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, यानी कि इसको हम जीवन प्रत्याशा को क्या कर सकते हैं? जीवन प्रत्याशा को हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? औसत आय भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश भारत से मानव विकास सूचकांक में बेहतर है? यानी कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका मानव विकास सूचकांक जो है भारत से बेहतर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन दे रखा है बी सही है, यानी कि श्रीलंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर वो क्या प्राप्त होता है आपको वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या होता प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, यानी कि आय को उसकी कुल जनसंख्या से जब हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यानी कि विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार होता है ये क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है कि औसत आय, तो ये औसत आय होती है। आगे देखिए कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? यानी कि शिशु मृत्यु दर जो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि किसी वर्ष में, यानी किसी वर्ष में क्या है, पैदा हुए जो 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, यानी कि शिशु मृत्यु दर प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान रखना, इसकी आने की संभावना है। तो पेपर के टाइम पे प्यारे बच्चों आप फ्री माइंड से ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यानी कि हर 4 पार्ट में दिया जाएगा। यानी कि पार्ट ए में 24 क्वेश्चन रहेंगे, 20 करना रहेगा। सेकंड में भी इसी तरह रहेगा, यानी कि 4-4 5-5 4-4 2-2 3-3 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्वेश्चन कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है तो क्यों? यानी कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर बहुत कम है तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है।
तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है? यानी कि जो विश्व बैंक है विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए जो मापदंड अपनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो अब हम करने वाले हैं मैप से संबंधित क्वेश्चन को। तो इस मैप से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको सही प्रकार से देखेंगे क्योंकि मैप बहुत आसान आने वाली है। बस आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जो मैप में जो आपको वहाँ पर दिया रहेगा मैप 2 आएगा, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, जहाँ पर ए लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको बी लिखा मिलेगा। अब वो वहाँ पर आपको क्या है इंडिकेट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर ए डी सी अभी दे दिया हुआ, लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया डी के, यानी कि जो मानचित्र में आपको जो डी दर्शा रहा है, यानी कि जो आपको डी दर्शा रहा है, डी दर्शाया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये गेहूं एवं गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी कि जो डी एरिया है ये गेहूं और गन्ना का उत्पादक एक राज्य है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा है अब आप सभी को पता होना चाहिए। ये कौन सा, ये आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है गेहूं में और क्या है आपके गन्ना में ये प्रमुख है। तो जो गेहूं है इसको अब जाने, गेहूं में क्या पंजाबी भी है, और ये जो आपका जो पश्चिम बंगाल है ये जूट के और चावल के बारे में है, तो इसको भी आप देखेंगे। और कर्नाटक जो कॉफ़ी के मामले में है, और महाराष्ट्र में क्या है कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसको भी देखेंगे। और केरल में रबड़ का उत्पादन होता है। यानी कि जो यहाँ पर आपका है केरल राज्य है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है रबड़ के उत्पादक प्रमुख राज्य है। चलते अगले मैप की तरफ। तो राजनीतिक मानचित्र में आपको जो ई प्रदर्शित हो रहा है, किया जा रहा है, यानी कि ई प्रदर्शित हो रहा है, ये चावल उत्पादक प्रमुख राज्य है और इस राज्य का नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें से कि राजनीतिक मानचित्र में जो सी से प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जो सी से प्रदर्शित किया गया है वो एक कपास उत्पादक प्रमुख राज्य है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो ये कौन सा राज्य है, ये महाराष्ट्र है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। और अगर काली मिट्टी का क्षेत्र भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, महाराष्ट्र प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक मानचित्र पे आपको जो ये जो शो किया गया है ए के बारे में बताना है। ये क्या है, एक चाय उत्पादक प्रमुख राज्य है, तो इस राज्य का नाम बताना है। तो ये असम है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राजनीतिक मानचित्र में जो बी से आपको शो किया गया है, यानी बी से, तो ये एक डैम है, इस डैम का नाम क्या है, यानी बांध है, इसका नाम बताना है। इस डैम का नाम क्या है, टिहरी बांध है। तो ये टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। अगर नदी की बात की जाए आपसे, तो नदी कौन सी नदी है यहाँ पर, भागीरथी नदी है, तो इसको भी देखेंगे आप। अगला कि राजनीतिक मानचित्र में जो ए से शो किया गया है, ये एक डैम है, एक डैम का कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये क्या है, सलाल डैम है, जम्मू कश्मीर राज्य में। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे। ये आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे। तो ये ऑटोमन बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1832 की कुंतुनिया की संधि हुई थी इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद कब गठित किया गया था। ये आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट जो संसद है ये कब गठित की गई थी। तो ये कब किया गया था, यह सभी को पता है कि 1848 में, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जर्मन, यानी निम्नलिखित में से जो जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक थी ये क्या थी, आपको बताना है। तो जर्मन राष्ट्र का जो रूपक या प्रतीक थी ये कौन सा था, ये आपका क्या है, जर्मेनिया, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है। यानी कि जो फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक जो माना जाता है ये मारियाना को माना जाता है, इसको आप देखेंगे। तो टैली क्या है, आपसे पूछा जाएगा टैली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो टैली है ये क्या है, यह एक क्या है भूमिकर था, तो इसी ये क्या है टैली एक भूमिकर, इसको देखेंगे। अगला क्या है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की जो भावना को जन्म दिया था, ये कौन सी क्रांति दी थी। तो ये फ्रांस की क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना को जन्म दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यानी यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, ये यूनान को कहा जाता है, तो इसको आप देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यंग इटली का अगर पूछा जाए, या तो यंग यूरोप नामक जो भूमिगत संगठन है, ये इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसको आप देखेंगे ये इसकी स्थापना किसने किया था, ये जूसेप मेस्त्री के द्वारा किया गया था। ये अगला क्वेश्चन है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए हाथ में तराजू लिए हुए जो महिला, यह किसका प्रतीक है, तो आप सभी को पता होता है ये न्याय का प्रतीक है। जो प्रतीक का सिंबल, इसको पढ़ के जाए। जर्मनी का एकीकरण के रूप में किसे जाना जाता है, जर्मनी के एकीकरण के रूप में किसको जानते हैं हम, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिस्मार्क को जानते हैं हम। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे इटली का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो इटली के बिस्मार्क के रूप में जिसको जाना जाता है, तो ये है काबूर को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो, इसे इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं निरंकुशवाद, यानी कि जिसपे कोई अंकुश न हो। उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता है, तो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उसको कहते हैं बाल्कन। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, तो ये आपको बताना कि कौन सी ऐसी संधि है जो यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी, तो ये दी थी आपको क्या है, कुस्तुनतुनिया की संधि, जो 1832 में हुई थी, ये आपको जानना है। तो आपको सही मिलान करना है, कुछ आपको इस तरह से मिलान दे दिया जाएगा, जो सिंबल है, प्रतीक है, आपको जानना है। तो सही मिलान आपका जो है तलवार, यानी कि तलवार जो है ये क्या मुकाबले की तैयारी है। ऑप्शन डी इज राइट। तो क्वेश्चन है कि काल्पनिक दुनिया के विचार को निम्नलिखित में से कहा जाता है, जो काल्पनिक दुनिया की जो विचारधारा है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं, कहीं कहीं आपको कल्पना दर्श मिल जाएगा, या कहीं पर यूटोपिया मिल जाएगा, जो भी मिले आप करके आएंगे। तो एक ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जाल्बेराइन क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये क्या, यह एक शुल्क संघ था, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्या है कि सही मिलान की पहचान करना, आपको जो सही मिलान है आपको उसकी पहचान करना है। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि मैटरनिक जो था ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो ये कथन है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम रहता है, तो ये क्या है, ये जो कथन था ये मैटरनिक का कथन था, बहुत ही फेमस कथन है, एग्जाम में पूछने वाला है। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी, तो ये आपको पता है कि 1815 में की गई थी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप सभी को पता है ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन डी राइट। अगला कि किसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी ये बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी ये किसके द्वारा अपनाई गई थी प्यारे बच्चों, तो ये अपनाई गई थी किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा ही। ए इज राइट आंसर। लाल कुर्ती कभी आपको रेड शर्ट मिल जाए नामक सेना का गठन किसने किया था, तो ये भी आपको पता चाहिए, गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट। तो आपसे क्वेश्चन है कि भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जब जनसंख्या पर, यानी कि जब भूमि पर उच्च जनसंख्या का दबाव वाले क्षेत्रों में होता है तो इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया गया है, कभी ऐसा ना कोई शुरू में देखे आप वापस चले जाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि का जो उदाहरण है ये आपको पता होना चाहिए। तो रोपण कृषि का जो उदाहरण है ये कौन सा है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि चाय कॉफ़ी गन्ना रबड़ सभी है। भारत की दो प्रमुख जो रेशेदार फसल है ये आपको बताना है ये कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रेशम व जूट, ये क्या है, रेशेदार फसल होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कॉफ़ी का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये कॉफ़ी के लिए जो प्रसिद्ध है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन सी इज राइट।
अगला है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है कि गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गहन कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इज राइट है, यानी कि उपयुक्त सभी है। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको क्या कहते हैं? ये जूट कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो आप सभी जानते हैं उपयुक्त सभी है, यानी कि बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लिए अलग कीमत, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है तिलहन है, ये कौन सी है? डी है, यानी कि सरसों, सूरजमुखी, तिल उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में धान यानी कि चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर धान और चावल की तीन तीन फसलें बोई जाती हैं? तो ये क्या है? उपयुक्त डी है, यानी कि असम में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपसे पूछा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी है? सरसों, क्योंकि सरसों जो है ये रबी की फसल है और बाकी क्या खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल है, बाकी मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर ये किसकी है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है? आपसे पूछा गया है। तो खरीफ की जो फसल है इसकी बुवाई कब होती है? जून और जुलाई के महीने में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल है? आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है? तो ये उपयुक्त सभी है, यानी कि गेहूं, जौ, चना जो है ये उपयुक्त सभी रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की जो फसल है ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोबोट फसल नहीं है? रोबोट फसल कौन सी नहीं है, ये आपको से पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। तो गहन कृषि की विशेषता, यानी कि गहन कृषि है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये उपयुक्त भी है, यानी कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, रासायनिक निवेश होता है, सिंचाई का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि काटो और जलाओ, यानी कि कर्तन और दहन, झाड़ झंगार, ये परत वाली खेती के रूप में इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे जानाता है? तो ये क्या आपकी क्या है? ये क्या स्थानांतरित खेती को, यानी कि कर्तन दहन, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, ये सब क्या है? गोमंतु खेती, ये एक ही कृषि के नाम है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपयोगी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये विकसित संसाधन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? यानी कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद इनकी रिकवरी होती रहती है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये क्या आपके उपयुक्त सभी है, यानी कि पवन ऊर्जा, वन, जल सभी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, इसको आप जानिए। काली मृदा का नाम रेगर मृदा है। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन दोनों को पढ़ के जाइए, एग्जाम्पल जरूर पढ़ें। निम्न में से कौन सा भू निम्नीकरण के कारण है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर। बच्चों अब समय नहीं है यहाँ पर एक्सप्लेन करने का, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो भू निम्नीकरण के जो कारण है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त भी। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहे क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और काजू और चाय के लिए लेटराइट मृदा होती है। तो किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल, यानी स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है?
तो ये ऑप्शन बी सही सुमेसर है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। तो निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है, यानी कि अजैव यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं, तो ये कौन से हैं? ये है धातुएं, यानी कि ऑप्शन सी सही। तो अब ये कुछ कारण और कथन वाले क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, क्या संकल्पना है क्या कारण है, इसको कुछ नहीं देखना, बस दो सेंटेंस को देखना है, उन दोनों को पढ़ना है। यानी कि आपको क्या करना है, बस आपको ये संकल्पना पढ़ना है, दो सेंटेंस पढ़ना है। अगर ये सही है, पढ़ के देखना कि ये सही है या गलत है। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। आश्वासन क्या है? जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें जो काम का आश्वासन नहीं है, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम का आश्वासन होता है। सेकेंड में पढ़ेंगे कि संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो विभिन्न कानूनों, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में दिया जाता है। तो ये क्या है? ये सही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर एक गलत और सही होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके दो ऑप्शन ऊपर के कट जाते हैं, क्योंकि हमें जब गलत सही है तो हम सी या डी में से देखते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया कि श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस करने लगे थे। तो ये जो है श्रीलंका में जो तमिल जो अलगाव महसूस करने लगे थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सत्य है। और फिर कारण क्या है कि श्रीलंका में जो तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या तमिल को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया था, तो यहाँ पर सिंगली को किया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दे भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है, ये कारण है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है कि भारत में शासन व्यवस्था के 3 स्तर है, ये भी बिल्कुल सही है, कि केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तो इस हिसाब से ये जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी थी फास्ट रिवीजन, यानी कि सभी चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन को। अब कुछ अभी क्वेश्चन रह भी गए हैं प्यारे बच्चों, इसको भी देखते हैं अभी। यानी कि विनिर्माण गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसी गतिविधि जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, तो इसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। उस क्षेत्र का नाम बताइए जो सभी उत्पादों के लिए आधार बनाते हैं, तो इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो जिसमें अगर छुट्टी के पैसे के साथ छुट्टी दी जाती है, तो ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो निम्न में से कौन सा जो निजी क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये टाटा जो आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये क्या है? सार्वजनिक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। बाकी रेलवे, बैंक, डाकघर जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। तो छोटी छोटी और बिखरी हुई जो इकाइयाँ होती हैं, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं, क्या कहलाती हैं? जो सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। वे उद्यम जिसमें रोजगार की अवधि निश्चित होती है, क्या कहलाता है? उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं उसको। तो जो नरेगा के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन की गारंटी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया हुआ था? ये 2005 में प्यारे बच्चों। अल्प बेरोजगारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का क्या कहा जाता है? तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है जो तृतीय गतिविधियों में आता है? तो ये बैंकिंग है। तो तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो किस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है? तो इसे द्वितीय क्षेत्र के। तो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक फास्ट रिवीजन जो अंतिम चरण पे थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले टाइम पे आपके जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड टर्म यानी कि फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो उसके भी सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बनाए जा सके। ओके, टेक केयर गुरु बच्चों, अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फास्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।